बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका ने और ईरान ने दस्तखत कर दिए हैं। यानी अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान में सुबह का वक्त है और यूरोप में लेट नाइट, क्योंकि 4 घंटों का फ़र्क है लगभग। कुछ मुल्कों का 3 घंटों का है, कुछ मुल्कों का 4 घंटों का फ़र्क है, कहीं पे जाके ये 5 घंटे का फ़र्क भी हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि यूरोप के दौरे पर थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस से बैठकर, और जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ईरानी सदर ने ईरान के अंदर से बैठकर ये दस्तखत किए हैं। और एक तकरीब तो नहीं हुई, लेकिन ऑनलाइन दोनों रहनुमाओं ने मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अमली तौर पे अब एक मुआहदा कायम हो चुका है और इसको MOU कहेंगे, वफामती याददाश्त। ये एक्चुअली मुआहदा नहीं है, यानी मुआहदे के लिए एक फ्रेमवर्क बन गया है और अगले 2 महीनों के अंदर चीजें तय हो जाएंगी। अब पाकिस्तान के वजीर आजम ने और फील्ड मार्शल ने जाना है और एक रस्मी तकरीब होनी है, जिस तकरीब में अमरीकी और ईरानी शायद मौजूद होंगे और वहां पे वो अमली तौर पे पब्लिक के सामने भी इस तकरीब को कर देंगे, जनाब हमारा मुआहदा हो गया। चीजें नरम हो चुकी हैं। ईरान के जहाज जो है वो तेल लेकर जा रहे हैं और अमेरिकन अब उनको नहीं रोक रहे, और ईरान भी अब नए हुर्मुज़ में काफी नरमी कर रहा है। जो 14 चीजें अब तक रिपोर्ट हुई हैं इस मुआहदे में कि किन चीजों के ऊपर तय पा गया ये मुआहदा ईरान और अमेरिका के बीच में, यानी ये जो MOU है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तान के अंदर से बड़ी खबर आई है इमरान खान साहब के हवाले से। नईम अशरफ भट्ट साहब ने इस खबर की तस्दीक की है। ये खबर पहले भी मार्केट में थी, मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था। कुछ सहाफियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल से निकाला जरूर गया, और इमरान खान साहब को आज से चंद दिन पहले जब जेल से निकाला गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अल-शिफा इंटरनेशनल में और पिम्स अस्पताल में वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक और अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, इमरान खान को वहां लाया गया। अब ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने इस खबर की तस्दीक की है। ना सिर्फ उन्होंने ये तस्दीक की बल्कि उन्होंने कहा कि उनके पास कंफर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, आम क़यादत की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि 11 बजे से पहले इमरान खान साहब को निकाला गया था, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। वो ये कहते हैं वहां इमरान खान की किसी अहम बंदे से मुलाकात भी हुई। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई बंदा मौजूद था, और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के बाहर से भी चंद लोग पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई ऐसा मुआहदा हो जाए जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सके। देखिए, बात तो इमरान खान साहब को अब करनी पड़ेगी क्योंकि अदालतों में तो इंसाफ है नहीं, और बात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करनी पड़ेगी। और किन चीजों पे बात होनी चाहिए, एक तो पाकिस्तान में दोबारा से एक इलेक्शन होना चाहिए, उसका कोई फ्रेमवर्क आ जाए या कोई इसका टाइम ड्यूरेशन मिल जाए कि इतने अरसे बाद पाकिस्तान में एक इलेक्शन हो जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक नए इलेक्शन से ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। जितना गंद पड़ गया है यहाँ पे, आप चाहे कौमी हुकूमत बनाए, आप कौमी हुकूमत बनाएंगे तो यही सारे MP MNA आप इकट्ठे करेंगे तो कौमी हुकूमत भी किसी काम की नहीं बनेगी। ये सारे फार्म 47 वाले, तो यहाँ पे उन्होंने अजीबोगरीब किस्म के बंदे इकट्ठे किए, कोई मोहसिन नकवी है, कोई फैसल वाडा है, कोई है, कुछ है, कोई कुछ है, वो अजीबोगरीब किस्म के बंदे। एस्टेब्लिशमेंट ने खिचड़ी पकाई हुई है, तो इन बंदों के होते हुए तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता। पाकिस्तान जो है वो रियल पोलिटिकल लोग जिन्हें अवाम वोट डाले वो पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। लिहाजा एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बेदखल होना पड़ेगा और पाकिस्तान को एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन देना पड़ेगा। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। तो ये बातचीत तो होनी है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। अब आ जाते हैं जरा वो जो अमेरिका और ईरान के बीच में चीजें तय पाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। लोगों की बड़ी दिलचस्पी है कि किन चीजों के ऊपर जो है वो बुनियाद बना ये MOU। नंबर 1 ये है जंग का फौरी खात्मा, यानी अब ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में खत्म नहीं होगी, बल्कि इसराइल भी अटैक नहीं करेगा लबनान के ऊपर, और इसी तरह इसराइल के ऊपर भी वापस अटैक नहीं किया जाएगा। दूसरा, एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम करेंगे और सरहदों का एहतराम करेंगे दोनों ममालिक, और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इस चिक का फायदा ईरान को होगा क्योंकि ईरान तो अमेरिका के अंदर मुदाखलत करता ही नहीं है। नंबर 3, हतमी मुआहदे का वक्त। ये बहुत अहम है कि ये मुआहदा हतमी नहीं है, ये एक MOU है और इसे जो है वो पाकिस्तान से मंसूब किया गया है, यानी इस्लामाबाद MOU इसका नाम रखा गया है कि ये मफामती याददाश्त इस्लामाबाद में, क्योंकि ये काम शुरू हुआ था तो इसको इस्लामाबाद से मंसूब किया गया है। तो अब ये जो MOU है ये हतमी नहीं है और 60 दिनों की एक डेडलाइन दी जा रही है कि 60 दिनों के अंदर एक हतमी मुआहदा किया जाएगा दोनों फ्रीकैन के बीच में, और अगर जरूरत पड़ी तो ये वक्त कुछ बढ़ाया भी जा सकता है आपस में इत्तफाक राय से। नंबर 4 ये है कि समुद्री नाकाबंदी का अब खात्मा हो जाएगा, यानी यहाँ से अब
जहाज निकलेंगे, अमेरिका नहीं रोकेगा, तिजारत नॉर्मलाइज तरीके से चलेगी, ईरान तिजारत करता रहेगा। नंबर 5, आबनाए हुर्मुज़ का खुलना। ईरान 1 महीने के अंदर अंदर आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाजों की आमदरफ्त को दोबारा बहाल करेगा, समंदर से बारूदी सुरंगें साफ की जाएंगी और ईरान इस रास्ते के मुस्तकिल इंतजाम के लिए ओमान और खलीजी मुल्कों से बातचीत करेगा। यहाँ पे ये अल्फाज बड़े अच्छे तरीके से चुने गए हैं, लेकिन ईरानी ये कह रहे हैं कि हमें आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम मिल चुका है, जिसमें हम कुछ और मुल्कों से बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन ओमान और ईरान जिम्मेदार होंगे यहाँ से जहाजों को गुजारने के लिए, और उसके लिए वो एक फीस भी वसूल करेंगे। इस पे अमेरिका को कोई एतराज भी नहीं है। फिर 6वां पॉइंट ईरान के लिए बहुत ही फायदेमंद है कि 300 अरब डॉलर की माशी इमदाद का जिक्र किया जा रहा है। अमेरिका अपने साथी मुल्कों के साथ मिलकर ईरान की मईशत को दोबारा खड़ा करने के लिए एक प्लान बनाएगा, जिसके तहत ईरान को कम से कम 300 अरब डॉलर की माली इमदाद दी जाएगी। कर्जा नहीं, माली इमदाद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। नंबर 7, पाबंदियों का खात्मा, यानी जो पक्का मुआहदा हो जाएगा उसके बाद अमेरिका ईरान के ऊपर जितनी भी पाबंदियां लगी हैं वो खत्म कर देगा। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी जोहरी इदारे की पाबंदियां भी शामिल होंगी जो खत्म हो जाएंगी। नंबर 8, एटमी प्रोग्राम का फैसला। ईरान ने दोबारा यकीन दहानी करवाई है कि वो कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान की जरूरत के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए एटमी मवाद के इस्तेमाल का फैसला किया गया है और हतमी मुआहदे में इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। मामले का मसला ये है कि ईरान ने यूरेनियम को ज्यादा अफसुदा कर दिया था। अगर वो इससे और ज्यादा यूरेनियम को अफसुदा कर देता है तो वो मवाद तैयार हो जाएगा जो एटम बम चलाने के लिए दरकार होता है। तो ईरान चंद हफ्ते दूर था अपने टारगेट से। उसके बाद सेंट्रीफ्यूजेस भी है, सिस्टम सारा है, वो ये कर सकता था। तो लेकिन आयतुल्लाह अली खामनई ने मना कर दिया था और उन्होंने फतवा दे दिया था। फिर ईरान ने ये काम मुकम्मल नहीं किया। तो अब ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम को वापस पहले वाली हालत में लेकर आएगा। ये जो 440 किलोग्राम यूरेनियम है, बहुत कहा गया कि अमेरिका के हवाले की जाए, ईरान से बाहर मुंतकिल की जाए, लेकिन ईरान ने ये माना नहीं। अब जो खबरें आ रही है वो ये है कि इस यूरेनियम की जो अफसूदगी है उसको कम करेगा ईरान और उसको वापस एक लेवल पे लेकर आएगा। वो गालिबन 3.67% की लेवल होती है, वहां पे इसको लाया जाएगा। अच्छा, 9वां ये है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल को बरकरार रखा जाएगा, यानी ये जो स्टेटस को ये बरकरार रहेगा। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को जहां है वहीं रोक देगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अमेरिका ईरान पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाएगा और ना ही खित्ते में अपनी फौज को बढ़ाएगा। नंबर 10, ईरान को तेल बेचने की इजाजत मिल गई। ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। वो पेट्रोकेमिकल की अशिया, तेल और बाकी चीजें वो बेच सकता है और उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं लगाई जाएगी। नंबर 11, मुंजमद असासे जो है ईरान के या पैसे हैं वो उनको वापस मिलेंगे। अमेरिका ईरान के रोके गए या मुंजमद किए गए तमाम पैसे और असासे बहाल करेगा। ये बहुत ज्यादा पैसा है, अरबों डॉलर है। यानी सिर्फ गल्फ ममालिक के अंदर ही ईरान के लगभग 25 से 30 अरब डॉलर यहाँ फंसे हुए हैं और बाकी ममालिक में अलग हैं। अगर वो सारी आप रकम इकट्ठी करें तो गालिबन पिछले दिनों हमने एक तखमीना लगाया था 100 अरब डॉलर के करीब कोई रकम बनती है शायद। तो वो ईरान को उनका पैसा वापस मिल जाएगा और ईरान का मरकजी बैंक इन पैसों को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेगा। तो इससे ईरान की करेंसी बहुत मुस्तहकम होगी। ईरानी पैसा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इस वक्त ईरानी पैसे की बड़ी डिमांड है। बहुत सारे लोग धड़ाधड़ ईरानी करेंसी खरीद रहे हैं। वो बहुत ज्यादा गिरी हुई थी और अब जिन लोगों ने पहले खरीद के रखी हुई थी उनके लिए ईरानी करेंसी ऊपर जाएगी। नंबर 12 ये है निगरानी का एक निजाम, यानी दोनों मुल्क मिलकर एक टीम या निजाम बनाएंगे जो इस बात पर नजर रखेगी कि दोनों तरफ से मुआहदे की तमाम बातों पर सही तरह अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर 13, अगले मरहले के मुज़ाकरात, यानी जैसे ही तेल बेचने, पैसे मिलने और समंदरी रास्ते खुलने का काम शुरू हो जाएगा, दोनों मुमालिक पक्के और हतमी मुआहदे की बाकी रह जाने वाले निकात पे बाकायदा बातचीत शुरू कर देंगे और ये मामला आगे बढ़ जाएगा। नंबर 14, अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी, यानी जो कुछ भी ये दोनों मुमालिक करेंगे या इनका मुआहदा होगा सलामती कौंसिल से उसे मंजूर करवाया जाएगा ताकि ये एक आलमी सतह का मुआहदा बन जाए। तो जनाब ये है वो नकात जो इस एमओयू के अंदर दस्तखत हुए अब तक की इत्तला के मुताबिक, जबकि अमेरिकन का कहना है कि नहीं कुछ और चीजें भी हैं। ईरान जो दावे करता है वो थोड़े और तरह के हैं, जो दावे अमेरिका करता है वो और तरह के हैं। तो अपनी अपनी शिक्कों को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बहुत मुख्तसर बताया। ये एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया इसके आगे पूरे पूरे सफे हैं, यानी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल होगी। पब्लिक तो वो डिटेल नहीं की जाएगी, लेकिन जब वो मुज़ाकरात करते हैं तो बहुत सारा काम इसके अंदर किया जाता है। तो वो अपने अपने मफाद और अपने अपने फायदे की बात सामने रख रहे हैं। अमेरिकन बता रहे हैं अपने फायदे की बात, ईरानी बता रहे हैं अपने फायदे की बात कि हम जीत गए हैं। लेकिन बिलाखिर इसमें जो है वो अगर अमन जीत जाता है तो ये सबसे अच्छी बात है।
دنیا ایک بڑی جنگ سے بچ سکتی ہے، دنیا کے اندر ایک تباہی جو ہو رہی تھی، جو معاشی تباہی ہو رہی تھی، اس سے بچت ہو سکتی ہے، اور امریکہ کو خاص طور پہ ایک فیس سیونگ مل سکتی ہے، کیونکہ یہ جنگ امریکہ کو بہت بھاری پڑی ہے۔ امریکنز کے پسینے چھوٹے ہیں اس ریجن میں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب کی خبر کے بارے میں میں بات کر رہا تھا، واپس چلتے ہیں روٹین کی خبروں کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بجٹ پھنسا کر بیٹھ گئی ہے خیبر پختونخوا میں، یعنی اب وہ بجٹ کو استعمال کر رہے ہیں ایک پریشر ڈالنے کے ٹول کے طور پہ۔ دیکھیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مووز کو اور اپنے کاموں کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو وہ پریشر کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ان کے پاس ایک اختیار ہے، اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ایک طرف سے یہ کمزوری بھی ظاہر کر رہا ہے کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی، اتنا بڑا لیڈر، اتنی زیادہ مقبولیت، اور وہ صرف ایک بجٹ کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو تو ایک تحریک کھڑی کرنی تھی، عمران خان کے بقول اسٹریٹ موومنٹ کرنی تھی۔ عمران خان صاحب نے تو اپنی جب دوسرا سال ان کا مکمل ہو رہا تھا قید کا، تب انہوں نے تحریک چلانے کا کہہ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی وغیرہ کریں گے۔ پھر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہو جاتی۔ اب کئی مہینے ہو گئے، کوئی عمران خان صاحب سے ملا ہی نہیں، کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو اس صورتحال میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید ان کی کسی سے ملاقات کروائی گئی ہے۔ اب یہ خبر بھی کنفرم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اتنا تو کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا گیا تھا، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔ دوسری خبر آتی ہے کہ ان کو ایک راولپنڈی کے آئی ہاسپٹل میں لایا گیا، جہاں کچھ چیک اپ کے علاوہ ان کی کچھ ملاقات بھی کروائی گئی۔ تو ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کس سے ملاقات کروائی، کیسے ملاقات کروائی ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی یہ کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اگر وہ عوام کو متحرک کرتے تو انہیں اس طرح کے ہتھ کنڈے نہ کرنے پڑتے کہ ہم بجٹ نہیں دیں گے، ہم تب تک نہیں کریں گے جب تک کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرتے۔ اس سے بڑی کمزوری ان کی ثابت ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے 2 کیسز آج لگے ہوئے ہیں، ایک سپریم کورٹ میں 2 کیسز ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے۔ میں اس کی تفصیلات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں جو ایک کیس ہے عمران خان صاحب کا آج، وہ ہے کہ بنیادی قانونی اور آئینی حقوق سے متعلق 2 اہم اپیلیں ہیں۔ نمبر 1، میڈیکل معائنے سے متعلق عمران خان صاحب کی بہن کی جو درخواست ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور جس میں عمران خان صاحب کو مناسب طبی سہولیات اور آزادانہ میڈیکل معائنے کی فراہمی کا معاملہ ہے۔ دوسرا جو کیس ہے وہ ملاقاتوں سے متعلق اپیل ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے عمران خان سے ملاقاتوں پر عائد رکاوٹوں کے خلاف دائر اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یہ دونوں اپیلیں آج 18 جون 2026 کو صبح 9 بجے سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 3 کے روبرو ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے MNAs، کتنے سینیٹرز اور کتنے جو ہے وہ عہدیدار پہنچتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم دن ہے، تو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں کہ کتنے لوگ پہنچے ہیں۔ اہم خبر دوسری یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں وکالت ناموں پر دستخط ہی نہیں ہوئے عمران خان صاحب کے، تو یہ معاملہ بھی عدالت کو دیا گیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی، تو اس کو اعتراض لگا کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس کو مقرر کیا گیا ہے اس مین کیس کے ساتھ جس کو 2 جج سن رہے ہیں۔ ایک جسٹس سرفراز جوگر، جو آپ سب جانتے ہیں کہ پروموٹ کر کے لائے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور اس کے بعد سے کورٹ عمران خان کو انصاف نہیں دے رہی، اور دوسرے جسٹس محمد آصف ہیں جن کے بیٹے نے 2 خواتین کو گاڑی کے نیچے دے کر کچل دیا تھا۔ اب یہ آصف صاحب کیا انصاف دیں گے؟ ان کا اپنا بیٹا جو ہے اس کی جان بچائی گئی ہے، جس طرح بچائی گئی ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، تو پھر اس طرح تو جج بیچارہ کمپرومائز ہو جاتا ہے نا۔ جیسے پاکستانی قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایسے ججوں کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ذرا 2 بل آپ دیکھیں ناظرین، یہ میں آپ کے سامنے رکھ، یہ محمد عمیر صاحب نے 2 بل شیئر کیے ہیں۔ یہ بل آپ دیکھیں، ایک بل جو ہے یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کا ہے، اور دوسرا بل جو ہے یہ شہباز شریف کے دور حکومت کا ہے۔ تحریک انصاف کے دور کا جو بل ہے وہ آخری سال ان کا عمران خان صاحب کا جو چل رہا تھا اس ٹائم کا کوئی بل ہے، اور ابھی جو ہے وہ یہ شہباز شریف صاحب کا جو دور حکومت ہے 2026، یہ بل ہے۔ اچھا، ایک بل آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا بل ہے اس میں 286 یونٹ بجلی استعمال کی گئی ہے، اور 11 روپے کا یونٹ پڑا ہے، اور 3175 روپے بل آیا تھا، یعنی 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال ہوئی، 286 یونٹ، اور 11 روپے یونٹ پڑا تھا۔ اب 219 یونٹ کا بل ہے، یہ دوسرا جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اور 49 روپے کا یونٹ پڑا ہے، اور بل آیا ہے 10,749 روپے، یعنی اس میں 65 یونٹ، 65 نہیں بلکہ 66-67 یونٹ جو ہے وہ بل زیادہ استعمال کی گئی تھی بجلی عمران خان کے دور میں۔ تو عمران خان کے دور میں زیادہ یونٹ کے اوپر جو بجلی کا بل آیا وہ 11 روپے تھا، اور آج کم یونٹ کے اوپر جو بجلی کا بل آیا وہ 49 روپے ہے۔ 4 گنا سے بھی زیادہ آپ کی بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ کیا گیا۔ اور اس ظلم اور زیادتی کے خلاف پاکستانی قوم کو کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ اپوزیشن کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن آواز
उठा नहीं रही। अपोजिशन को खुद से आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन अपोजिशन अवाम के लिए आवाज नहीं उठा रही, ना किसानों के लिए आवाज उठाई, ना मेहनत कशों के लिए आवाज उठाई, ना तनख्वाहदार तबके के लिए आवाज उठाई। अपोजिशन ने अमली तौर पे किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, इनका तकिया तो डोनाल्ड ट्रंप पे है कि डोनाल्ड ट्रंप इनकी तारीफ करता है, इनके वारे न्यारे हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने मईशत बर्बाद कर दी, अमन व अमान बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग $100 अरब की हुई है बकौल पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला हैं उनके बकौल। यानी पाकिस्तान में कोई एक भी कामयाबी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हासिल नहीं की। इनका ले दे के एक ही बात होती है कि इंडिया से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है और हमसे डोनाल्ड ट्रंप खुश है, लिहाजा जनाब हमारे वारे न्यारे हैं। ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो सबको काका देता है। ये पंजाबी की एक कहावत है, जड़ा आना उन्होंने काका ही देना है। मैंने पहली दफा ये कहावत एक पॉलिटिकल आदमी के मुंह से सुनी थी। उसने कहा साढ़े को जो भी आएगा असी उन्होंने काका दे के तोड़ने हैं। तो तब मैंने जरा इसको स्टडी किया था, ये क्या होता है। जो भी आए उसको अच्छी बात करके भेजो, लोगों को नाराज ना करो, लोगों को राजी करो, सबको चक्कर दे के रखो। तो डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के साथ बैठे थे यहाँ यूरोप में G7 के मौके पर, और वहां डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा जी अमेरिका और भारत के दरमियान बहुत सी चीजें हो रही हैं। मोदी तवील अरसे से मेरे दोस्त हैं, हमारे दरमियान हमेशा बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं। आपके साथ होना बहुत अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन पर हमला हुआ तो हम उनकी मदद के लिए वहां मौजूद होंगे। यानी अगर इंडिया के ऊपर हमला होता है, यानी दिफा के नुक्ता नजर से जब एक सवाल किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इंडिया पर अटैक होता है तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के लिए जरा परेशानी की बात है। और अगर कोई इस शख्स पर हमला करता है तो वहां हम मदद के लिए मौजूद होंगे। कोई नया लीडर आ जाए तो अलग बात है, फिर देखेंगे, कुछ नहीं कह सकता। हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हम इससे ज्यादा करीब और नहीं हो सकते जितने हम करीब हैं। यानी मैक्सिमम करीब इंडिया के हम हो चुके हैं। जैसा कि आपने कहा हम और भी करीब हो सकते हैं, वो भी और मैं भी और हमारी कौमें भी, लेकिन ये वाकई हम दोनों से शुरू होता है। रिपोर्टर ने पूछा कि आप अमेरिका भारत तिजारती मुआहदे के कितने करीब हैं, तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी एक बहुत सख्त ही मुज़ाकरातकार है। वो देखने में इंतहाई खूबसूरत इंसान है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो एक फरिश्ते की तरह है, लेकिन दर हकीकत वो एक कातिल की तरह सख्त है, वो एक किलर है, लेकिन वो दिखते इतने अच्छे हैं कि आपको हैरान कर देते हैं। तो जनाब ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तारीफें की नरेंद्र मोदी की। और एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह गया कि नरेंद्र मोदी ने अपने कौमी मफाद के ऊपर समझौता नहीं किया। यानी जो मुज़ाकरात उन्होंने अमेरिका के साथ किए ट्रेड डील के हवाले से, वो बड़े सख्त मुज़ाकरातकार साबित हुए। यानी उन्हें किलर कह के मुखातिब किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो हमारी शराइत के ऊपर नहीं आ रहा। देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका उसको कभी भी खोना नहीं चाहेगा। दूसरा, चाइना के मुकाबले में इंडिया को हमेशा अमेरिका सपोर्ट करेगा, ये मेरी बात आप लिख कर रख लें। उनके पास कोई और चारा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को अगर वो वक्ती तौर पे नाराज भी करते हैं तो वो इंडिया के खिलाफ अपनी पॉलिसी अमेरिकन नहीं लेकर जा सकते। फिलहाल पाकिस्तान से काम पड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को, तो फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की गेम उठा के रखी हुई है। वरना उनका जो असल इत्तेहादी है अमेरिका का, क्वाड के अंदर इनका दिफाई इत्तेहाद भी है, जो अमेरिका ने कहा कि हम अगर हमला होता है इंडिया के ऊपर तो हम आकर इंडिया के साथ खड़े होंगे। कभी पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन पिछले दिनों वो शर्मिंदा करते रहे इंडिया को कि उनके तैयारे गिर गए। लेकिन नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरातकार बहुत सख्त है, इसने अपने मफाद पे समझौता नहीं किया। ये बंदा लगता बहुत नरम है, लेकिन अपने काम के अंदर ये पूरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बात की है गोल मोल करके, लेकिन नरेंद्र मोदी की भी गेम उठा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। वो सबकी गेम उठा देता है, जो भी मिलता है। तैयब उर्दगान मिलते हैं तो बहुत कमाल आदमी। अभी मुलाकात हुई उनकी यूएई की हुकूमत से, बहुत शानदार लोग हैं। कतर वालों से मिलते हैं जी, इन जैसा है ही कोई नहीं। मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं, कहते हैं ये शानदार आदमी है, इसका कोई मैच नहीं है। नेतन्याहू के बारे में डोनाल्ड ट्रंप जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। आज फ्रांस के सदर के बारे में और उनकी एहलिया के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफें की हैं। तो ये एक आदमी, इसको आदत ही तारीफें करने की है। तो फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की तारीफें ये करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिला, गरीब आदमी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।